डेटा के कोरोना पॉजिटिव होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को 15 दिनों की मिलेगी कैजुअल लीव। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। सोलह जून को संसद की पुनर्गठित लोक लेखा समिति की पहली बैठक, तय होगा इस साल का एजेंडा। महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश से 4 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। ओडिशा में आज से भारी बारिश की आशंका, जिलाधिकारियों को मदद के लिए तैयार रहने के निर्देश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारी परिवार में किसी सदस्य हो या फिर किसी आश्रित के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर 15 दिन की CSL के हकदार होंगे। इतना ही नहीं, जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कर्मचारी के माता पिता या किसी अन्य आश्रित को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है तो इलाज के दौरान 15 दिन की मियाद बीत जाती है। जब तक मरीज अस्पताल में है तब तक कर्मचारी छुट्टी पर रह सकता है। इसके अलावा यदि कर्मचारी को और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित अगर कोई कर्मचारी होता है तो वो घर पर या किसी अन्य आइसोलेशन सेंटर में रहने के बाद 20 दिन की छुट्टी ले सकता है। उधर यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो यहां सदर कोतवाली पर उस समय हंगामा हो गया जब देव कश्यप नाम के युवक का शव परिजनों ने कोतवाली के बाहर रखकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थाने की फोर्स कोतवाली पहुंच कर बताया जा रहा है कि परिजनों की समझाइश में जुट चुकी है, लेकिन हंगामा कर रहे लोग किसी भी एक बात को सुनने को तैयार नहीं थे। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका यहां साफ तौर पर कहना है कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि घटना का CCTV पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया तो यहां आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बता दें आपको ये भी कि 5 जून को मझोला थाना इलाके की मंडी समिति के पास कुछ युवकों द्वारा फायरिंग और देसी बम से देव कश्यप नाम के युवक पर उसके साथियों पर हमला किया गया था, जिसमें देव कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर भी किया गया था। इलाज के लिए देव कश्यप की फिलहाल मौत हो गई है। ये थाना मझौला में कुछ दिनों पहले चौकी मंडी में देव कश्यप और उसके 2 मित्रों पर बम और गोली से हमला किया गया था, जिसमें थाना मझौला में मुकदमा लिखा गया था। इसके उपरांत जिसमें 4 लोग नामजद थे, उनके धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लगातार थाने बुलाया जा रहा है। हमने 5 टीमों का गठन किया है। SOG की टीम और सिविलाइज टीम भी लगी हुई है। हमारी 2 टीमें ऑलरेडी दिल्ली में हैं, उनके जो संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही हैं और जल्दी इसमें हम गिरफ्तारी करके अभियुक्तों को जेल भेज करके वैधानिक कार्रवाई संपन्न करेंगे। नहीं, परिवार वालों का ये कहना था कि उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम 3-4 लोगों को ऑलरेडी पूछताछ के लिए लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी संभावित ठिकाने हैं, जो भी उनके संभावित रहने के स्थान हैं, उन पे हम लगातार जो है दबिश दे रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसमें पुलिस का प्रयास जारी है। हमने 5 टीमों का गठन भी किया है। SOG और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है कि इसमें जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहां उत्तराखंड के लाल कुआं में बिंदु खता क्षेत्र के इंदिरा नगर द्वितीय में विधायक निधि से बनी CC रोड का निर्माण कराया गया है, जिसको देखते हुए उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने किया। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और इसी के साथ ही विकास कार्यों के लिए भी मैं धनराशि की कमी नहीं आने दूंगा और आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को सड़कों को और पक्का कराया जाएगा और इसी के अलावा उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से भी जल्द जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। छोटी छोटी बस्तियों के बीच में CC मार्ग बनाने का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले। ये निरंतर चलता रहेगा। आज जो है उत्तराखंड सरकार का आयुष विभाग, उसने भी आज से कीड़े मारना शुरू कर दिया है।
जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के उनको बांटेगा। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करने की भी है। इसी क्रम में चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सीसी रोड की व्यवस्था हो, चाहे आयुष किट देने की व्यवस्था हो, ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चलिए, मुंबई की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, मुंबई से इस वक्त की अहम खबर। मुंबई में बारिश से 4 मंजिला इमारत गिरी है। मुंबई में बारिश से 4 मंजिला इमारत गिरी है, तो यहाँ हादसे में 11 लोगों की फिलहाल मौत बताई जा रही है। मुंबई से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि गंभीर रूप से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। तो मुंबई से इस वक्त की अहम खबर, मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, 4 दिनों तक मुंबई समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मुंबई में। तो यहाँ महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपके सामने है। मुंबई में बारिश से 4 मंजिला इमारत गिर चुकी है। हादसे में 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और फिलहाल जो हादसा हुआ है, राहत बचाव कार्य जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुंबई में ये घटना हुई है, फिलहाल 4 मंजिला इमारत गिरी है, क्या कुछ जानकारी? जी साधना, देखिए देर रात 11:10 पर यह 4+1 और 3+1 जो है जी मकान गिरने की मामला सामने आया है। हालांकि बीएमसी ने यह मामला बताया है कि जो पूरे दिन रात जो बारिश हुई थी, इस दौरान जो है 2 मकान गिर गए। हालांकि ये भी जानकारी कि बीएमसी ने बताया कि जो 3+1 मकान था, 2+1 मकान के ऊपर गिर गया, इसलिए 2 परिवार एक साथ फंस गए। फिलहाल देर रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। बीएमसी, मुंबई पुलिस और फायर लगातार काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से जानकारी देर सुबह मिली है, जानकारी ये मिली कि अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर घायल है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी हादसा हो गया है और ये बारिश के चलते हुआ है। इस तरह की जानकारी बीएमसी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हादसा हुआ है, इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फिलहाल उनकी जानकारी जानना चाहूंगी कि किस तरह की हालत है उनकी। देखिए साधना, बीएमसी ने बताया कि 8 लोग करीब घायल है, जिनको मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन स्थिति जो अभी जानकारी पड़ रही है कि और भी लोग अंदर दबे होने की जानकारी बीएमसी दे रही है। हालांकि मलबा हटाने का लगातार काम बीएमसी द्वारा जारी है, मुंबई पुलिस मौजूद है स्थान पर। लेकिन जिस तरह से आज फिर मौसम विभाग ने दिन भर बारिश होने की आशंका जताई, आज सुबह से ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में मलबा हटाने में जरूर मशक्कत करनी पड़ेगी बीएमसी को। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मुंबई में, फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग ने पहले कहा था कि एक दिन पहले मुंबई में मानसून दस्तक देगा। जाहिर तौर पर मुंबई में सुबह से ही कल बारिश शुरू हुई, पूरे दिन झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई जो है दीवार गिर गई पेड़ों गाड़ियों के ऊपर, कई लोग जो है फंसे भी रहे। मुंबई की लोकल कही जाने वाली ट्रेनें भी रोकी गई। ऐसे में मुंबई के कई गलियारों में देखा गया कि बारिश जमाव के चलते लोगों के घरों में तक पानी आ गया, रेलवे ट्रैक पे पानी आ गया। ऐसे में जो है ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया गया। लेकिन जिस तरह से जानकारी में है कि मुंबई महाराष्ट्र के कोकण इलाके में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई, जिससे किसी भी आपत्ति स्थिति में निपटा जा सके। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी की बात करें तो यहाँ यूपी में जहरीली शराब से कई मौतों पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में संभल के भैजोई रोड पर पक्का बाग के अंबेडकर पार्क में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तोकीर अहमद के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है। बीजेपी आंकड़ों को छुपाने में लगी है तो यहाँ यूपी की जनता त्राही त्राही कर रही है।
यहाँ अगर बात करें बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को, तो यहाँ उनके कारण भी आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय धरना उन शराब माफियाओं के खिलाफ है जो सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब के रूप में लोगों को मौत बेच रहे हैं। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क पर, गांधी पार्क पर, नेहरू पार्क पर बैठ करके इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीली शराब बांटी जा रही है। 100 की तादाद में लोग मर रहे हैं और सरकार है कि देखने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़े तक अगर 100 मरते हैं तो 10 बताए जाते हैं। सरकार आंकड़ों को छुपाने में लगी है। एमपी की बात करें तो यहाँ एमपी में भोपाल की क्राइम ब्रांच में डीआईसी ने बड़ा उलटफेर किया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा थाना प्रभारी समेत 17 पुलिसकर्मियों को कर्मचारियों के समेत क्राइम ब्रांच हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। उनके स्थान पर 47 नए पुलिस क्राइम ब्रांच भेजे गए हैं और ग्वालियर और इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार आपराधिक वारदात के बड़े खुलासे कर रही है। आपको ये भी बताते चलें कि क्राइम ब्रांच लंबे समय से कोई बड़ी वारदात का खुलासा करने में नाकाम रही। वहीं 2 सब इंस्पेक्टर 2.5 लाख रुपए के लेन देन में पिछले दिनों निलंबित हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लॉकडाउन में लगातार चोरी और वाहन चोरी की वारदात होने के बावजूद खुलासा करने में क्राइम ब्रांच नाकाम रही। तैनात रहे पुलिसकर्मी आपराधिक घटनाओं के सामने आने के बावजूद भी उनको थाना स्तर पर निपटा रहे थे। इसकी जानकारी आला अधिकारियों तक पहुंच रही थी, इसीलिए यह व्यापक फेरबदल किया गया। हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की एडीपी योजना के अंतर्गत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और एक निजी कंपनी के सहयोग से 29 दिव्यांग जनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई। आपको ये बता दें कि ये 31 दिव्यांगों को देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 29 दिव्यांग जनों को ये साइकिल दी गई है। तो यहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांग जनों की राह आसान करने के लिए साइकिल वितरित की गई है। तो बताया जा रहा है कि 31 दिव्यांगों ने आवेदन किया था, लेकिन इसके बावजूद 29 दिव्यांगजनों का यहाँ चयन किया गया और उनको साइकिल वितरित की गई। मोटराइज जो स्वचालित हैं, जो कि किसी भी दिव्यांग के सरल यापन के लिए हैं। वो अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपना कैसे भी उस सरल जीवन यापन के लिए आज जिले के 29 दिव्यांगजन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से, साथ ही साथ हमारा जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे जो मैसर्स टोकई इंपीरियल के CSR फंड के माध्यम से उन्हें वितरित की जा रही हैं। जैसा कोविड काल चला हुआ है, उसमें उपायुक्त महोदय के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी दिव्यांग को हमें परेशान नहीं करना है, कोशिश करनी है उसको घर तक हम ये सहायता उपलब्ध कराएं। क्या फ़ायदा होगा इनसे? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मैनुअल मोटराइज होती थी उसे चलाने में कई बारी जो कमज़ोर हाथ पैर वाला दिव्यांग था वो चला नहीं पाता था। की तरफ से ये बैटरी वाली साइकिल मिली और मैं रेड क्रॉस DC साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। यूपी के जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में पानी की समस्या को लेकर इंदिरा नगर वार्ड की महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष के कक्ष का घेराव भी किया। तो यहाँ हंगामा बढ़ते देख अधिशासी अधिकारी बाहर निकल कर आए। बताया जा रहा है कि महिलाओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और पानी टैंकर की व्यवस्था कराने की बात कही गई। तब यहाँ महिलाएं शांत भी हो गई, उन्होंने अपना प्रदर्शन भी थाम दिया। 1 घंटे पानी आता फिर नहीं आता, चला जाता, फिर 2-2, 3-3 दिन नहीं आता। रात भर जगो, रात भर जग के भी पानी नहीं आता। बीमार हो गए, जो घर में पूरे पुराने लोग हैं वो जल्दी नहीं रहते। इसकी शिकायत आपने पहले की थी, तो क्या कह रहे हैं? जन संस्थान में भी PM सर के यहाँ भी गए, यहाँ भी आए कि जहाँ जिसने कहा कि यहाँ जाओ वहाँ गए। शिकायत की फिर भी कोई समस्या
मध्य प्रदेश में रीवा के मऊगंज विधानसभा में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती की समस्याएं जोरों शोर पर हैं। यहाँ गर्मियों का मौसम भी चल रहा है और ऐसे में आम जनता को बिजली की ज्यादा आवश्यकता रहती है। आपको बता दें, बिजली विभाग की मनमानी से 14 से 15 घंटे बिजली काटी जा रही है, लेकिन यहाँ कभी एक फेज में बिजली दी जाती है तो यहाँ दूसरे फेज में नहीं दी जाती, जिससे परेशान होकर खरखरी चौकी के सामने स्थित पावर हाउस को बीती रात ग्रामीणों ने घेर लिया और बिजली आपूर्ति की मांग करने लगे। हालांकि उस समय तो बिजली शुरू कर दी गई, लेकिन फिर से बिजली विभाग लगातार बिजली काट रहा है, तो यहाँ ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बिजली की कटौती नहीं होती थी, लेकिन जब से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठे हैं तो यहाँ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू हो गई है। आखिरकार मऊगंज विधायक बिजली सुधार करवाने के लिए धरने पर बैठे थे या फिर कटवाने के लिए? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में सरकार के खिलाफ उन्होंने रोष भी जताया। ये है कि यहाँ लगभग 8 से 10 घंटे लगातार लाइट की कटौती चल रही है और लगभग पब्लिक यहाँ प्रतिदिन आती है यहाँ पावर हाउस और बात होती है जेईएसी ये बोलते हैं कि चालू हो जाएगी, लेकिन यहाँ चालू नहीं रहती। फिर वही कटौती हो जाती है 1 बजे रात, फिर 1 बजे रात से 4 बजे भोर तक 5 बजे भोर तक ये चलता है, फिर 2-3 घंटे दिए फिर बंद हो जाती है। मतलब कुल मिला के 4 से 5 घंटे लाइट चलती है, 6 घंटे 24 घंटे मिला के 4-6 घंटे वो भी एक फेज चलती है। यही समस्या है, पूरी पब्लिक परेशान है, जिनके बच्चे वो बच्चे। और अब खबर यूपी के संभल से है, जहां असमोली थाने की पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग माल से भरे कैंटर को लूटने का काम करता था। पुलिस लिस्ट में वांटेड चल रहे थे और यहां इस मौके से 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लाखों की कीमत के मसाले बरामद किए हैं। ये भी बताते चले कि गैंग ने 24 मई को अमरोहा जिले में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पहले तो हाईवे पर चल रहे कैंटर में लिफ्ट ली और फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर कैंटर चालक और कैंटर को ही लूट लिया। सर एक खुलासा हुआ है जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सर क्या पूरा मामला है? ये दिनांक 5 जून को मुरादाबाद पाकवाड़ा क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें सेल टैक्स के अधिकारी बताकर एक ट्रक को जो है लूट कर कुछ बदमाश ले गए थे, जिसमें सरसों का तेल भरा हुआ था। नेक्स्ट डे 6 तारीख को थाना असमौली क्षेत्र में इन बदमाशों की असमौली पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त उस समय गिरफ्तार हुआ था और पूरा ट्रक माल सहित जो है बरामद हुआ था। अन्य अभियुक्त फरार उस समय हो गए थे, जो कि थाना मुरादाबाद और यहाँ असमौली थाना दोनों ही जगह से वांछित चल रहे थे। उसमें से 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक अन्य घटना के संबंध में जानकारी है, उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई कि ये अमरोहा जिले के जो है रजबपुर थाना अंतर्गत इन्होंने एक ट्रक को और लूट किया था, जिसमें मसाले भरे हुए थे। तो उससे संबंधित माल जो है यहाँ चंदावर की मड़ैया असमौली क्षेत्र से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष जो वांछित बचे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बताते चलें, यूपी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। तो यहाँ फिर चली तबादला एक्सप्रेस। यूपी में फिर से तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है। तो यहाँ 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आपको बता दें, 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है यूपी में। 6 चिकित्सा अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। तो यहाँ उदयभान त्रिपाठी विशेष सचिव नगर विकास बने हैं। यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद सिंह को अब विशेष सचिव संस्कृति की जिम्मेदारी मिली। यहाँ मनोज सिंह को विशेष सचिव पर्यटन और निदेशक पर्यटन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में फिर से तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है यूपी में। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उदयभान त्रिपाठी विशेष सचिव नगर विकास बने हैं।
यहाँ बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद सिंह को अब विशेष सचिव संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ विशेष संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में फिर से तबादला एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। तो यहाँ 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। 6 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उदयभान त्रिपाठी विशेष सचिव नगर विकास बने हैं। यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी। आनंद सिंह को अब विशेष सचिव संस्कृति की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला भी देखने को मिला है। यूपी में फिर से तबादले किए गए हैं। तो यहाँ फिर से तबादला एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगे हैं। तो यहाँ 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है यूपी में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 6 चिकित्सा अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। यूपी के रैये की बात करें तो यहाँ पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, जिसके तहत पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि साथ ही पुलिस ने चोरों से चोरी की हुई बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद कर लिया है। चोरों की गिरफ्तारी दबियापुर में और उसके आसपास बाईपास के पास हुई है। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक चोरों के गैंग का भंडाफोड़ करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये दोनों चोर जो हैं वो जिला बाजार अपराधी भी हैं। इनका नाम अरुण यादव और धीरू यादव है और इन्होंने कई जनपदों में जैसे कानपुर देहात में, रसूलाबाद एवं औरैया में भी 2 चोरी की घटना जो कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी उनको का स्वीकार किया है। और इनके पास से जो विक्की गाड़ी थी जो इन्होंने वहाँ से ली थी वो भी बरामद की गई है। इनके पास से एक चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनका एक साथी है वो फरार है, उस पर आधा दर्जन से करीब ऊपर मुकदमे हैं जो कि चोरी एवं अन्य आम जात के मुकदमे उसमें पंजीकृत हैं। इनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रिकवरी के साथ माननीय न्यायालय के। भारत की स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक हालिया स्टडी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल इस स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। तो यहाँ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में ट्रायल इंस्टीट्यूट ने यहाँ खुलासा किया है। बता दें कि कोविशील्ड के नाम से यहाँ बेच रहा था और अब भारत बायोटेक ने कहा कि इस स्टडी में कई तरह की खामियां हैं। बताया जा रहा है कि इस स्टडी में कुछ कमियां देखी गई हैं और कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक ने इस दौरान ये कहा कि स्टडी का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है और ना ही सांख्यिकी वैज्ञानिक पैमाने पर सही बैठती है। ये स्टडी के सामने आया है और ना ही CDSO के सामने भी यही चीज सामने आई है कि SE द्वारा अप्रूव किया गया है। भारत बायोटेक ने यह कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि फेज 3 का ट्रायल डेटा पहले CDSCO के पास भेजा जाए और इसके पीयर रिव्यू जर्नल में इस पर स्टडी प्रकाशित हो। तो यहाँ कोवैक्सीन की फेज 3 की बात करें तो यहाँ फेज 3 का ट्रायल पूरा डेटा जुलाई महीने तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक बार जब पूरा डेटा सामने आ जाएगा तब भारत बायोटेक फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। उधर बिहार के बांका की बात करें तो यहाँ मंगलवार की सुबह हुए विस्फोट से पूरा इलाका कांप गया। ये घटना टाउन थाना इलाके की है और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई कि नवटोलिया स्थित मदरसा में विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरह से जमी जदो हो गया। धमाका इतना तेज था कि मदरसा पूरी तरह से बताया जा रहा है कि धराशायी हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि मदरसे का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे जा गिरा। तो काफी दिनों से ये सड़क का किनारा बंद था, लेकिन घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल है और इस घटना के बाद गांव के सभी पुरुष फरार बताए जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि गांव से सभी पुरुष फरार बताए जा रहे हैं। वहीं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए DIG मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का पूरा विस्तृत अध्ययन किया है, यहाँ से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और
क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। सर प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं? रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर पूरा गांव खाली है, क्या लग रहा है? ये भी एक जांच का विषय है कि ब्लास्ट होने के बाद गांव के लोग जो है वो कल तो प्रत्यक्षदर्शी कुछ हम लोगों को मिले थे और कल हम लोगों ने बहुत लोगों का बयान भी दर्ज किया है, बहुत सारी। उधर हरियाणा की खबर सामने आई, जहां अंबाला की पूरी खबर, जहां युवतियों समेत 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यहां डीएसपी कुलभूषण ने बताया कि ये सब अलग अलग जगह के रहने वाले थे। युवतियां पंजाब के जिखरपुर में पीजीआई में रहती हैं और ये बच्चे रात 10 से सुबह 5 बजे तक काम करते हैं। फिलहाल बच्चों का नाम नोट करके उन्हें छोड़ दिया गया है और इस मामले में शामिल 8 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया जा चुका है। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हिसार रोड पे जो घूंघट पैलेस है उसके अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जो बाहर विदेश में लोगों के साथ मतलब ठगी कर रहे हैं। तो इसी आधार पे वहाँ पर रेड की गई रात को, और जब रेड की गई वहाँ पर हमें वहाँ सेंटर के अंदर करीब 125 के करीब लड़के और लड़कियाँ जो काम कर रहे थे वो मिले हैं। तो उनसे पूछताछ की गई, जैसा उन्होंने बताया अभी हमारे को जैसे डायरेक्शन देते थे हम वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे और ये हमारे को महीने का 10,000 या 12,000 वो पे देते थे। बाकी के जो उसके बीच में से हमने निकाले हैं वहाँ पर उनके मेल 8 आदमी जो इस पूरे जो स्टूडेंट्स वहाँ थे उनको ऑपरेट कर रहे थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। और एक व्यक्ति इनका जो था इसमें वायने में सुबह आज दोपहर के सुबह के टाइम वहाँ तो गुड़गांव से। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी के आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो आगरा से बड़ी खबर सामने आई, खड़े टैंकर से बस टकरा गई है। यहाँ खड़े टैंकर से बस टकराई है, ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के आगरा से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंच जा रही है। कानपुर से आगरा की तरफ ये बस जा रही थी और रास्ते में ये बस टकरा गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जैन जुड़ चुके हैं। जो मनीष, जिस तरीके से आगरा से बड़ी खबर सामने आई कि यहाँ बस टकराई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, ये सुबह 4:30 बजे की घटना है कि जब कानपुर से यूपी रोडवेज की बस आ रही थी तो आगरा की तहसील एतमादपुर का गांव है छलेसल, फ्लाईओवर के ऊपर एक टैंकर खड़ा हुआ था जिसमें तरबूज लदे हुए थे। तो रात में चूंकि सुबह का वक्त था, अंधेरा था, तो जो कानपुर से बस आ रही थी उसको दिखाई नहीं दिया और वो जो है उस टैंकर को बचाने के लिए बचाते बचाते टैंकर में घुसी और उसके बाद जो है डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं। 12 लोग घायल हुए, जिन्हें यहाँ आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जी चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।
शुरुआत कर लेते हैं भारत की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितिन प्रसाद ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, सियासी बाजार गर्म हो गया और तमाम तरह की बातें सामने आने लगी। इसी के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस में इतनी अच्छी पैठ रखते थे जितिन प्रसाद, तो भारतीय जनता पार्टी में आखिर वो शामिल क्यों हुए? पूरी जानकारी हम आपको दे दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। खास बात यह है कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं जितिन प्रसाद, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब इसकी वजह क्या है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि यूपी की सियासत में जितिन प्रसाद जहां कद्दावर नेता माने जाते हैं, वहीं जब से सूबे में प्रियंका गांधी का सियासी दखल बढ़ा है, तब से उन्हें कांग्रेस में वह महत्व नहीं मिल रहा जैसा राहुल गांधी के समय में मिला करता था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 2 में जिस तरह से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी वर्चस्व कायम था, उसी तरह जितिन प्रसाद की तूती बोलती थी। जितिन प्रसाद को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था और यूपी के तमाम राजनीतिक फैसलों में उनका बकायदा दखल हुआ करता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राज बब्बर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद जितिन प्रसाद के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन प्रियंका गांधी ने जितिन की जगह अजय लल्लू को पार्टी की कमान सौंप दी। उतना ही नहीं, उन्हें यूपी के फैसलों से दूर भी रखा जा रहा था और उनके करीबी नेताओं को भी जिला संगठन से हटा दिया गया था। कांग्रेस के इसी फैसले के बाद जितिन प्रसाद पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें साधे रखने के लिए यूपी से बाहर बंगाल का पार्टी प्रभारी बनाकर भेज दिया। हालांकि बंगाल में चुनाव के बाद से कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और अपने सियासी भविष्य को देखते हुए बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में आने से बीजेपी को कोई खास फायदा होगा, क्योंकि बातें ये भी कही जा रही हैं कि ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका इस समय योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहा है और उसी तबके को साधने के लिए जितिन प्रसाद की एंट्री बीजेपी में करवाई गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री और कांग्रेस से एग्जिट का क्या कुछ सियासी नफा नुकसान देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। देख रहे हैं पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। मुंबई सहित महाराष्ट्र में झमाझम बरसात हो रही है। जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जो नदी में तब्दील हो गए। मुंबई के हिंदमाता, दादर, कोलाबा, माही, माटुंगा, इन इलाकों में जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिसके चलते मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग की माने तो 12 जून तक रुक रुक तक बरसात होगी। समुद्री किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, अक्सरा बीच, गोराई बीच ऐसे तमाम समुद्री किनारों पर BMC और मनपा के कर्मचारी तैनात किए गए। लगातार मनपा द्वारा आह्वान किया जा रहा है, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। मौसम जिस तरीके से करवट फेरा है, ऐसे में तबाही के मंजर को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और BMC भी अपनी कमर कस चुकी है। उत्तर मुंबई सहित मध्य मुंबई, दादर, माटुंगा इलाके में झमाझम बरसात हो रही है। ANB न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवती को सेल्फी लेने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल पूरा मामला रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रानी तालाब के पास रहने वाली नेहा पटेल सुबह अपने घर में यह बताकर निकली थी कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है, लेकिन जब ज्यादा समय हो जाने के कारण वह घर पर नहीं पहुंची तो परिजनों को आशंका हुई और उन्होंने थाने में जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई।
वहीं परिजनों के पास दोपहर तकरीबन 12 बजे एक कॉल आता है जिसमें यह बताया जाता है कि नेहा पटेल सिलपरा नहर में सेल्फी लेते वक्त डूब गई और उसकी जान चली गई है। वहीं परिजनों के द्वारा बताया गया कि उनके पास सुबह 9 बजे एक युवक का फोन आया जिसका नाम दिलीप तिवारी बताया जा रहा है। उसके द्वारा यह बोला गया कि मेरी बात नेहा से करवाओ। जब परिजनों ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं और क्यों बात करना चाहते हैं, तो युवक के द्वारा यह बताया गया कि नेहा पटेल के मोबाइल से एक व्हाट्सएप पर फोटो आई है और नेहा की मैं तलाश कर रहा हूं, नेहा से सुबह से बात नहीं हुई है, मेरी बात करवाओ। परिजनों को यह आशंका हुई कि कहीं न कहीं उनकी बेटी गुम हो चुकी है और यह दिलीप तिवारी जो व्यक्ति था वह परिजनों के पास बार बार कॉल कर रहा था। परिजनों के द्वारा यहां तक बताया गया कि दिलीप तिवारी लोकेशन अपना स्थान चेंज करके बताता था, 2 बार गुमराह करने का काम किया। दिलीप तिवारी दरअसल नेहा पटेल के ही ऑफिस में कार्य करता था और परिजनों के पास पहले दिलीप तिवारी का कभी कॉल नहीं आया था। यह पहली दफा था कि जब दिलीप तिवारी का कॉल परिजनों के पास आया। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है और दिलीप तिवारी के ऊपर सीधा आरोप लगाया है। वहीं लाश मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही में जुट गई है और फरार युवक को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि यह हत्या है या फिर आत्महत्या, यह जांच के बाद ही सामने आ सकता है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मध्य प्रदेश जहां पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है और जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी हैं, चाहे वो किराना की दुकानें हों या फिर मेडिकल से संबंधित हों या फिर इलेक्ट्रिकल की दुकानें हों। जहां दिन प्रतिदिन अब मध्य प्रदेश अनलॉक होता जा रहा है, ऐसे में अब इंदौर के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो इंदौर के जनप्रतिनिधि लगातार जो है लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि दुकानों के बाहर गोला बनाकर और सामाजिक दूरी बनाकर ही सामान विक्रय करना है, ऐसे में इंदौर के जनप्रतिनिधि भी लगातार इस पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इंदौर के ही अगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की बात करें तो वो जगह जगह पर जाकर लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गोला बनाकर दुकानदारों को समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर खुद ही गोला बनाकर लोगों को उन गोलों पर सामाजिक दूरी बनाते हुए सामान क्रय और विक्रय करने की लोगों से पूरी तरह से विनती करते हुए नजर आ रहे हैं और समझाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि कोरोना का हब इंदौर में मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा था और अब ऐसे में इंदौर भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह इंदौर को भी अनलॉक कर दिया गया है। अनलॉक करते हुए ही लगातार अब जो यहाँ पर इंदौर की बात करें तो लगातार कई लोगों की ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार लोग जो कोरोना गाइडलाइन है उनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने लगातार लोगों को समझाते हुए तमाम जो शासन की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसको पूरी तरह से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी जागरूकता के कदम पर अगर बात करें तो इंदौर के जो शहर अध्यक्ष हैं गौरव रणदीवे भारतीय जनता पार्टी के, वो अब दुकानों पर जाकर लोगों को गोला बनाकर जो दुकानदार हैं उनको गोला बनाने की हिदायत दे रहे हैं, समझाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि जो कोरोना की संक्रमण चेन है उसको तोड़ने में एक बार फिर इंदौर और मध्य प्रदेश कामयाब हो सके। एएनबी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर गांजा तस्करों को मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी तस्करी में शामिल हैं। मैनपुरी पुलिस को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी नगर में गांजा की सप्लाई की जा रही है, जिसके लिए मैनपुरी पुलिस ने मुखबिर के द्वारा इन
तस्करों को आज गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लाखों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। के क्रम में आज जब सूचना मिली कि एक जगह माल आया है जहां से ये सारे अभियुक्त एक साथ उस माल का बंटवारा करके अपने अपने घरों से ले जा करके या निर्धारित ठिकानों से ले जा करके बिक्री करने वाले हैं, इसी सूचना पर कोतवाली पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा। इन लोगों की तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति जो मेन अभियुक्त है, जो संभवतः ला करके यहाँ पर देता है, जैसा कि अभियुक्तों ने बताया कि उसी के द्वारा बाहर से ला करके गांजा दिया जाता है और उससे एक पोटली गिर गई, लेकिन वो भागने में फरार सफल रहा। लेकिन बाकी के अभियुक्त मौके से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनको आज अभियोग पंजीकृत करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश, जिनको आज मैनपुरी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज रही है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सरकार कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है, जिसमें हमारे सीतापुर में 2 महिलाओं के केंद्र खुले हैं, जहां एक डिस्ट्रिक्ट जिला महिला अस्पताल, दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में। हम इस समय मौजूद हैं मिश्रिक में। हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो महिलाओं के लिए जो सरकार बढ़ावा दिया है कि कोविड-19 पे वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, आपके यहाँ कैसे क्या चल रहा है? देखिए, जो 18 से 44 वाले हैं और महिलाओं के लिए लोगों में बहुत उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर, और करीब डेली करीब 100 से ऊपर लोग 18 से 44 वर्ष में, जिसमें महिलाएं भी हैं जिनके लिए अलग से टीकाकरण केंद्र है, वो डेली टीका लगवाएं। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी। फिलहाल ये माना जाए कि तब इंटीरियर क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ रही हैं, हालांकि आप लोग फील्ड पे जाते हैं और लगातार सबको जागरूक किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है इस जागरूकता अभियान से ही लोगों को टीका लग पाएगा। कैमरामैन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनपदों में कोरोना कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदों को अनलॉक कर दिया गया है। वहीं जनपद जालौन में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी आई, इसकी उपलब्धि सरकार की मानी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत के बाद जनपद जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी देखी गई है। वहीं मृत्यु दर भी घट गया है। बड़ी तेज़ी से अप्रैल के महीने में ग्राफ ऊपर आया था, बहुत तेज़ी से मरीजों का आना प्रारंभ हो गया था। उनको एक ज़्यादा संख्या पे दस्तखत करते हुए सारी व्यवस्थाएं फिर भी ठीक ढंग से संचालित की गई, और अब आज की तारीख में हमारे पास मात्र 15% ऑन बेड हैं, जिनमें से 10 लोगों में ऑक्सीजन लगी हुई है और 6 मरीज हमारे ICU में भर्ती हैं। सारे के सारे अभी ठीक हैं। लगभग 15 से 20 दिन से कोई भी कोविड डेथ नहीं हुई है और रिकवरी रेट हमारा तुलनात्मक रूप से अच्छा रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए L1 मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहीं अब मेडिकल कॉलेज में कुछ ही मरीज बचे हैं जो जिनका इलाज चल रहा है। बकाया लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। ANB न्यूज, महंगराजपुर, जालौन। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। अलीगढ़ जहरीले शराब कांड को लेकर
कांग्रेस किसान मोर्चा ने आज मऊरानीपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने आबकारी मंत्री के इस्तीफा की भी मांग कर डाली। आपको बता दें कि झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ में हुई घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग तथा लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद उनके परिजनों को सरकार से उचित मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें वात्सल्य योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तराखंड सरकार कोविड में अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी। वहीं कोविड से पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान पर व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पर्यटन कारोबार को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2,500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग और गाइड को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ किया जाएगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। इससे 20,000 लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 5 करोड़ रुपए हर्न्स फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 से 15,000 के प्रोजेक्ट पर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं शिल्पकार प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी। इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अभिनंदन भारद्वाज, ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। बहराइच तहसील मासी क्षेत्र में एक टीले की खुदाई के दौरान प्राचीन काल की बेशकीमती मूर्ति बरामद हुई। मौके पर पूरी तरीके से हलचल मच गई, लोगों का तांता लग गया। तहसीलदार मासी मौके पर पहुंचकर उन्होंने मूर्ति को कब्जे में ले लिया और उन्होंने बताया कि ये मूर्ति प्राचीन काल की है और बेशकीमती है। खेत में एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, काफी भीड़ लग गई थी यहाँ। और क्या है पूरा मामला बताइए। तहसील बहसी क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम भदवानी में बैठकरने उर्फ साबिर के खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। इसमें एक पत्थर की मूर्ति कलाकृति है जो देखने से कलाकृति लगती है, प्राचीन काल की लगती है। उसको हम लोग आए हैं, SO साहब भी मौजूद हैं। उसको अपनी अभिरक्षा में लेकर के उसको हम अपने कोषागार में रखाएंगे और पुरातत्व विभाग को हम पत्र लिखेंगे। वो आकर के इसका परीक्षण करेंगे कि ये किस समय की मूर्ति है और इसका क्या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या इसका उपयोग है, कितनी पुरानी है, पुरातत्व के विषय में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बाद में परीक्षण। तहसीलदार मासी ने पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाया है जो कि जांच करेगी। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्ला खां, ANB न्यूज बहराइच। करोड़ों की लागत से बन रहा है यह ओवरहेड टैंक अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए, जिस वजह से यह ओवरहेड टैंक तो खड़ा हो गया है, लेकिन जो पाइपलाइनें बिछनी है गाँव में घर घर तक जो है पानी मिलना है, पाइपलाइन न बिछने की वजह से आज तक जो है नहीं मिल पा रहा है। और ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो पाइप रखा हुआ है बिल्कुल जो है खराब हो रहा है, सड़ रहा है। लेकिन इस पर न किसी जिम्मेदार अधिकारियों की नजर है, न किसी जनप्रतिनिधियों की। ठेकेदार आधा अधूरा कार्य करा फरार हो गया है।
अब देखना यह है कि यह योजना कब तक पूर्ण होती है। 5 साल बीतने के बाद भी यह ओवरहेड टैंक का काम जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लापरवाही के भेंट चढ़ा यह योजना पूरी तरह ध्वस्त होता नजर आ रहा है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। अलीगढ़ शराब कांड के बाद अब मथुरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। वहीं आज मथुरा में आगरा के कमिश्नर और IG के द्वारा शराब की दुकानों का चेकिंग अभियान चलाया गया। जिस तरह अलीगढ़ में करीब 50 से ऊपर लोगों की जो मौत हुई है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं आबकारी विभाग के द्वारा बिना चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिले में वो शराब की दुकानों का चेकिंग अभियान चलाएं। अधिकारियों द्वारा जो मंडल स्तरीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा दुकानों की चेकिंग की जा रही है। अलीगढ़ को जो घटना हुई है उसके बाद देखते हुए दुकानों को सभी दुकानों का अटेंडम चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ पाया गया? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई है इसको कोई संदिग्ध हो या कुछ इस तरह की चीज़ को लेकर IG कमिश्नर के द्वारा मथुरा में चेकिंग अभियान चलाया गया। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। सोशल मीडिया पर गैंग चलाने वाले ऐसे अपराधियों को उज्जैन SP ने सख्त चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी एक सोशल मीडिया पर गैंग चलता था जो अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया की कई साइटों पे अपने हथियारों के साथ में फ़ोटो डालता था और उसके बाद में लोगों को डराने का और धमकाने का काम करने के एवज में उनसे वसूली भी करता था। उसको लेके अभी फिर एक दूसरी गैंग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई थी जिसका नाम आदेश ग्रुप था और उसका जो मेन सरगना थे वो दीपक अहिरवार हैं, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले एक मामले को लेकर पुलिस के संज्ञान में आया कि इस प्रकार की एक गैंग सोशल मीडिया पर चल रही है जो अपने हथियारों के साथ, पिस्तौल के साथ में, चाकू के साथ में और कई हथियारों के साथ में अपने फ़ोटो डालते हैं और उसके बाद अन्य बड़े व्यापारियों को और कई उन लोगों को धमकाने और चमकाने का प्रयास करते हैं और उनसे अवैध वसूली की जाती है। यह मामला संज्ञान में आने के बाद में SP सत्येंद्र शुक्ल ने उनके परिवारों के लोगों को कल पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया और उन्हें बुलाकर उन्हें समझाइश दी कि आप अपने बच्चों में हो रहे परिवर्तनों को लेकर या उनकी चाल ढाल को में कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर उनका ध्यान रखें और अगर वो इस प्रकार से किसी गलत संगत में लिप्त पाया जाता है तो उसे समझाएं और न समझने पर उसकी सूचना पुलिस को दें। अगर ऐसा नहीं होता है और वो किसी बड़े मामलों में गिरफ्तार होते हैं तो उस पर उनके ऊपर वो पूरी सारी कार्रवाई की जाएगी जो कानूनी रूप से की जाती है। ऐसे ही कई मामले में हम बता दें आपको पहले कि एक या 2 साल पुरानी घटना है जो सोशल मीडिया पर एक दुर्लभ गैंग चालू हुआ था और उन्होंने कई शहरों में और उज्जैन में भी कई आतंक मचाया था जिसकी उज्जैन में ही हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से पुलिस लगातार ऐसे सोशल मीडियाओं पर और जो गैंग संचालित हो रहे हैं उस पर लगातार नज़र रख रही है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत आज अमेठी DPRO ने संग्रामपुर ब्लॉक स्थित मां कालीकंद धाम परिसर में साफ सफाई का निरीक्षण किया और वहीं पर उन्होंने इस दौरान जहां पर गंदगी देखी उससे संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। पूरी घटना जो है आज साफ सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए अमेठी DPRO श्रेया मिश्रा ने अमेठी स्थित मां कालीकंद धाम जो कुंड है वहाँ पे जो है उन्होंने
साफ सफाई का निरीक्षण किया और इस अवसर पर वहाँ पे देखा गया कि गंदगी का अंबार लगा था, जिसको देखकर डीपीआरओ जो है बहुत ही नाराज हुई। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था से मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था मंगलवार को ब्लॉक के सभी सफाई कर्मचारियों को लगा के कराई जाएगी। ऐसे में जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगी। इस धाम में हर सोमवार को जो है मेला लगता है, जहाँ पर जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए माँ से जो है मन्नत मांगते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे साफ सुथरा रखना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कालीगंज धाम को कचरा मुक्त कर स्वच्छ धाम बनाए जाने की बात कहते हुए एक निश्चित जगह पर गड्ढा बनाकर सारा कचरा उसमें डंप करने के लिए कहा है। ऐसे में एक बार फिर से साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अमेठी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आया है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। प्रदेश सरकार से लेकर राज्य सरकार किसानों की हित की बात करती है, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पूरी तरह से जीरो है। और इस वक्त लखीमपुर खीरी के जो हाल हैं बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। किसान दर ठोकरे खाने पर मजबूर है, परेशान है कि देखा जाए तो एक और गन्ने की पैदावार लगातार बढ़त होने के चलते इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी लिमिटेड में किसान 5 दिनों से पेमेंट के भुगतान के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी उनको राहत नहीं मिल पाई है और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। देखा जाए तो किसानों ने बातचीत में यही बताया है कि उनका धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर कब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, कब तक उनका धरना जारी रहेगा। क्या कोई शासन का या प्रशासन का नुमाइंदा उनकी बात को ऊपर पहुंचाएगा और उनको राहत दिलाएगा। एएनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी।